स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड में देखा था कि क्या डिफरेंस है, सेंसस मेथड क्या है, सैम्पलिंग मेथड क्या है, और उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सैम्पल्स और मेथड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, वो कहना क्या चाहता है कि जैसे सेंसस में मैंने आपको बताया था कि हम होल पॉपुलेशन को लेके चलते हैं, और सैम्पल में हम क्या करते हैं, हम चूज़ करते हैं पॉपुलेशन में से जो कि क्या क्वालिटी दिखाता है किसकी, होल पॉपुलेशन की। ठीक है, तो कहा गया था कि जहाँ पे मतलब मान के चल रहे हैं कि एरिया छोटा है तो वहाँ पर हम सेंसस कर सकते हैं, बट जहाँ वाइड एरिया है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला गया था कि अगर हमें डेप्थ नॉलेज लेनी है, किसी के बारे में बहुत डिटेल में जाना है, तो हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम सैम्पलिंग मेथड को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे। मीन्स कि जब हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं तो हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो मेथड ऑफ सैम्पलिंग में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पर्पसिव सैम्पलिंग और एक है रैंडम सैम्पलिंग। देखो, जो पर्पसिव सैम्पलिंग है वो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेटर। मीन्स अगर हम पर्पसिव सैम्पलिंग का बात करते हैं तो हम पर्पस में किसका पर्पस लेके चलते हैं, इन्वेस्टिगेटर का। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसका पर्पस लेके चलते हैं, उसका फ़ायदा लेके चलते हैं। अब देखो बेटा, जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है उसको एक पर्पसिव सैम्पलिंग में डिवाइड किया गया, दूसरा रैंडम सैम्पलिंग। तो पर्पसिव सैम्पलिंग किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड है। और जो रैंडम सैम्पलिंग है, वो रैंडम का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी अचानक से कोई भी चीज़ मान के चल रहे हैं, जैसे कि अगर अपनी इच्छा से, रैंडमली का क्या मतलब होता है, मान के चल रहे हैं कि हम कहीं सैम्पलिंग मतलब सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है, और हमें उसमें से कोई सैंपल सिलेक्ट करने हैं। जैसे मान के चलो हम किसी सिटी में जा रहे हैं, अबोर में ही मान के चलते हैं, या फिर चंडीगढ़ में ही मान के चलते हैं कि हम जा रहे हैं किसी सिटी का हम सर्वे कर रहे हैं, उसमें से हम रैंडमली 100 और 200 घर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके, हम वहाँ यहाँ जाकर हम सर्वे करेंगे। तो ये क्या होता है, रैंडमली। मीन्स कि मतलब कोई भी, ठीक है, जैसे कि रैंडमली का मतलब क्या होता है, जो सामने आ जाए उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि आपको एक थैला दे दिया जाए और उसमें से बोले कि आप उसमें मार्बल्स हो, आपको बोले कि आप एक मार्बल निकालो, तो आप रैंडमली कोई भी मार्बल निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप जानबूझ के सोच समझ के नहीं निकाल रहे हो, कोई भी एक निकाल लो। तो रैंडम का मतलब यही होता है, रैंडमली, अचानक से। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है। पहले तो मैंने आपको बता दिया, जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है वो किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेटर से। तो इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर आफ्टर नोइंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, देखो क्या पर्पस है उसका इंक्वायरी का, वो क्यों इंक्वायरी करना चाहता है, हिमसेल्फ मेक्स चॉइस ऑफ द सैंपल। कहने का मतलब है कि जब इंक्वायरी करता है, मान के चलो अगर उसको ये पता करना है कि एक एरिया में कितने एजुकेटेड पीपल है, तो ये इसका पर्पस हो गया। अब वो हिमसेल्फ मेक चॉइस ऑफ सैंपल, अब उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो सिलेक्ट करता है कि उसको किस किस को अपने सैंपल में इंक्लूड करना है। जैसे अगर मान के चले कि कोई एरिया है, ठीक है, उसमें से उसको देखना है कि कितने लोग यहाँ पे एजुकेटेड है, तो अपने फ़ायदे के लिए क्या कर सकता है, जहाँ दूर है, जो मान के चलो जिस एरिया की बात करें, अगर वो दूर एरिया, तो अपने पास आसपास के लोगों से क्या कर लेगा, सैंपल कलेक्ट कर लेगा, है ना, दूर जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो ये किसकी कन्वीनियंस के लिए होता है, ये कन्वीनियंस के लिए होता है, इन्वेस्टिगेटर के लिए। ठीक है, इसलिए इसको पर्पसिव सैम्पलिंग कहा गया है, क्योंकि ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, किससे रिलेटेड है, मोस्टली ये इन्वेस्टिगेटर से। सो after knowing the purpose of inquiry, himself makes the choice of samples those are best suited for the inquiry to achieve the purpose। तो उसका पर्पस क्या है, ये चेक करना कि कितने लोग एजुकेटेड हैं। तो अपने पर्पस को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है अपने अकॉर्डिंग। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज़ डेलिब्रेट मतलब जानबूझ की। ठीक है, वो अब रैंडमली कोई सिलेक्ट नहीं करना कि मैं इस घर में जाऊँगा, इस घर में जाऊँगा, किसी भी घर में जाऊँगा, नहीं, वो डेलिब्रेटली सिलेक्ट कर रहा है कि मुझे इस घर में जाना है। तो द आइटम दोज आर सूटेड हैव मोर चांस टू बी इंक्लूडेड। तो जो भी आइटम वो इंक्लूड करेगा वो डेलिब्रेटली करेगा कि मुझे यहाँ पे सैम्पलिंग करनी है, तो मुझे इसको सैंपल में इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है इन्वेस्टिगेटर। सो द चॉइस ऑफ सैंपल इज़ नॉट अ चांस। कहने का मतलब यह है, चांस नहीं होता कि अगर मान के चलो मैंने बताया आपको कि एक एरिया में जा रहा है, तो वो खुद सेलेक्ट करता है कि मैं इस घर में जाऊँगा, इस घर में जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। चांस नहीं होता कि कभी यहाँ चला गया, कभी दूसरे घर चला गया, नहीं। कौन सेलेक्ट करता है,
इन्वेस्टिगेटर खुद सिलेक्ट करता है कि मुझे कहाँ जाना है इंक्वायरी करने के लिए और कौन सा सैंपल मुझे कलेक्ट करना है. इफ़ वी आर टू इन्वेस्टिगेट समथिंग अबाउट वोकेशन स्ट्रीम, then only those school will be selected where this education is imparted. अब देखो वोकेशनल एजुकेशन बहुत सारे स्कूलों में दी जाती है, तो अगर मुझे इसके बारे में जानना है कि वोकेशनल स्ट्रीम कौन कौन से स्कूलों में होती है या किस किस तरह की वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स में, तो जो इन्वेस्टिगेटर होगा डेलिबरेटली खुद चूज़ करेगा ना, कि पता करेगा कि कौन से ऐसे स्कूल है जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है. ऐसा नहीं है कि वो किसी भी स्कूल में चला जाए और पूछे कि आपके यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन होती है, अगर वो नो में आंसर है तो फिर दूसरा स्कूल ढूंढे और वेट करे कि कहाँ होती है और फिर उसके बाद सेलेक्ट करें. नहीं, तो वोकेशनल स्ट्रीम में क्या होती है कि वो जाता है और एजुकेशन जहाँ पे उसको लगता है वोकेशनल दी जाती है सिर्फ उन्हीं स्कूलों में जाके सैंपल कलेक्ट करता है. इसलिए इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज सब्जेक्टिव और जजमेंटल सैम्पलिंग. क्यों कहते हैं जजमेंटल? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी जजमेंट चलती है तब, क्योंकि वो खुद डेलिबरेटली सिलेक्ट करता है कि मुझे कौन से सैंपल इंक्लूड करने हैं कौन से नहीं. तो देखो इसके मेरिट्स क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा जब वो खुद अपनी मर्जी से पर्पसिव सैम्पलिंग करेगा. तो पहला फ़ायदा ये होगा, इट रिक्वायर लेस टाइम एंड कॉस्ट. क्यों? क्योंकि जब उसको पता ही होगा इन्वेस्टिगेटर को कि मुझे कहाँ जाना है और कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है, तो टाइम बचेगा और टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि देखो इकोनॉमिकल होगा. अगर मैं बोलूँ कि मुझे पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, अगर मैं रैंडमली सारे स्कूल ढूंढ रही हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा वहाँ जाने के लिए. बट अगर मैं पहले से ही डिसाइड करके जाऊँ कि मुझे इस स्कूल में जाना है, यहाँ वोकेशनल एजुकेशन होती है, या इस स्कूल में जाना है, यहाँ होती है, तो मेरा टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे. सिंपल मेथड है क्योंकि पता है वहाँ जाना है और यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है. इन्वेस्टिगेटर चूज सैंपल अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस. मैंने आपको बताया कि अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चुनता है. जो दूर होगा उसे छोड़ देगा, जो पास होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड वेयर वेरी मच इंपॉर्टेंट आइटम्स आर टू बी इंक्लूड. तो जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट आइटम्स इंक्लूड करनी है वहाँ पर ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करे उसे पता है कि कौन सी आइटम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी आइटम्स कम इम्पॉर्टेंट है. देन बात करते हैं डीमेरिट्स की. डीमेरिट्स में देखो, इक्वल चांस फॉर रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गिवन. देखो इक्वल चांस नहीं मिलेगा, हर स्कूल को तो पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा ना जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. नहीं, सिर्फ जो वोकेशनल है और जो वो सिलेक्ट करेगा वोकेशनल में सिर्फ वो वहीं जाएगा. ठीक है. इट इज़ ओपन टू पर्सनल बायस. पर्सनल बायस तो साफ साफ दिख रही है. चाहेगा तो एक स्कूल को अपने इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेगा, चाहेगा तो नहीं करेगा. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में नॉट भी अचीव. कोई एक्यूरेसी नहीं हो सकती हाई डिग्री की. क्यों? क्योंकि एक्यूरेट तो डाटा तब हो ना जब वो रैंडमली सिलेक्ट करे और पता करे कि भाई हाँ यहाँ एजुकेशन मिलती है, यहाँ नहीं मिलती, टाइम एफर्ट बहुत लग रहा है. बट लेकिन जहाँ उसको पहले से ही पता है यहाँ वोकेशनल एजुकेशन मिल रही है और वही उसको सिलेक्ट भी कर रहा है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी की तो बात कुछ हद तक कम हो जाती है. इफ़ साइज ऑफ बोथ ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्सल एंड सैम्पल इज़ लार्ज, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड. देखो बोल रहा है कि अगर आपने जो सैम्पल चूज़ किए हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और जो आपने सैम्पल भी बहुत ज़्यादा ही चुनने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरे होल इंडिया में देखो कि कहाँ कहाँ वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्कूलों में, तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा. और जब बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सैंपल भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे. तो इसी बारे में वो बोल रहे हैं. ठीक है. उसके बाद वो बोल रहा है कि जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है. पहले कौन सी है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग. देखो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या कहना चाह रहा है? कन्वीनियंस यानी सुविधाजनक. किसके लिए सुविधाजनक होगी? इन्वेस्टिगेटर के लिए. तो इट इज़ एन एक्सटेंडेड मेथड बिलोंगिंग टू पर्पसिव सैम्पलिंग. पर्पसिव सैम्पलिंग का ही एक्सटेंड बढ़ा दिया गया इसको. क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस मेथड प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द इन्वेस्टिगेटर. किसके फ़ायदे के लिए है? इन्वेस्टिगेटर के लिए. इन्वेस्टिगेटर को जहाँ सुविधा लगेगी, जो उसके लिए लगेगा कि भाई ये मेरे लिए जो है वो फैसिलिटेट करेगी जो बात सैंपल, उसको वो वही चूज़ करेगा. जहाँ पर उसे लगेगा हार्ड वर्क ज़्यादा हो रहा है या टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो वो उन सैंपल को कलेक्ट नहीं करेगा. सो suppose we want to study the position of plantation of kinnu in Punjab, we will visit the nearest 2 or 3 district agriculture office and get the information. अगर मुझे पता करना है कि किन्नू की पैदावार कितनी होती है पंजाब में, तो आप क्या करोगे? अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट देखोगे और वहाँ जाके
क्योंकि आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे हो और वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लोगे। बट अगर आप रैंडम देखते तो आपको पूरे के पूरे पंजाब में देखना पड़ता। बट आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, तो आप आसपास के एरिया देखोगे और उसको सिलेक्ट कर लोगे। देन आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। देखो कोटा सैम्पलिंग भी जो है वो पर्पसिव का ही एक्सटेंशन है। पर्पसिव किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड है। तो इन दिस टाइप ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग द होल यूनिवर्स इज डिवाइडेड इन सम सेगमेंट। देखो क्या बोल रहा है कि आपने पूरे यूनिवर्स को सेगमेंट्स, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईच सेगमेंट इज गिवन टू एन एनुमरेटर फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सैम्पल मेथड। और आपने क्या किया? देखो जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है वो कौन होता है? एनुमरेटर होता है। आपने मान के चलो कि आपने पंजाब को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पंजाब से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, पंजाब के एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपने क्या किया? पंजाब के में जितने भी पंजाब का एरिया था उसको आपने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और एक एनुमरेटर को क्या कह दिया कि आप इससे कलेक्शन करो, डाटा कलेक्ट करो। द एनुमरेटर हिमसेल्फ सेलेक्ट द सैम्पल अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंट। अब जो एनुमरेटर मैंने सेलेक्ट किया है वो अब अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैम्पल सेलेक्ट करेगा। ही इज़ ऑल्सो ऑथोराइज टू चेंज द सैम्पल इफ़ ही फाइंड दिस सैम्पल इज इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट का मतलब अगर उसे लगे कि भाई उसको सैम्पल कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वही सैम्पल कलेक्ट करेगा जो उसके लिए कन्वीनियंट है, जो सुविधाजनक है। हेयर सैम्पल इज टेकन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द यूनिवर्स। फ़र्क क्या है इसमें कि पहले तो आपने क्या किया था? कन्वीनियंट सैम्पलिंग में जो आसपास के थे आपने उसको कलेक्ट कर लिया था, है ना। बट कोटा सैम्पलिंग में आप जो फर्दर आप जो एक और स्टेप करते हो वो स्टेप का नाम है सिगमेंटेशन। क्या करते हो? आप डिवीज़न भी करते हो, इसमें सिगमेंट भी करते हो और सिगमेंटेशन के बाद आप सैम्पलिंग में से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? उसमें से सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये अब तक हमने किसकी बात की है? हमने बात की है कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? पर्पसिव सैम्पलिंग। अब सेकंड देखो, सेकंड है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। तो पहले हम देख लेते हैं इसके रैंडम सैम्पलिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी मतलब इक्वल चांस होते हैं हर सैम्पल को कि आप कोई भी सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग में पहले आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिंपल से तो क्लियर हो रहा है कि आपने मान के चल रहे हैं 100 पर्सन थे, उसमें से रैंडमली आपने 10 सेलेक्ट कर लिया कि कोई भी 10 बच्चे, ठीक है, तो हो गया रैंडमली। फिर ऐसे स्ट्रैटिफाइड है, मल्टी स्टेज है और सिस्टमैटिक है। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं। देखो इन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो? कोई भी कुछ चुन सकते हो, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में मान के चल रहे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेलेक्ट किया 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट में से आपने बोला कि मुझे हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट देखनी है। आपने सैंपल लिया 20 स्टूडेंट्स का, ठीक है। आपने कहा भाई हम 20 स्टूडेंट्स की हाइट देखेंगे और अंदाज़ा लगा लेंगे कि 100 स्टूडेंट्स की हाइट लगभग कितनी है, ठीक है, एक स्कूल में। तो आपने क्या किया? जो 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए ना वो रैंडमली कर ली, भाई कोई भी 20 बच्चे आ जाओ और हम उनकी हाइट नाप लेते हैं। तो ये होता है रैंडम सैम्पलिंग। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी आपने 10th में ही पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोई भी आ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, ठीक है। तो कोई भी चांस आ सकता है, इसमें सबको क्या मिलता है? इक्वल चांस मिलता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मैथड और मैथड ऑफ चांस, ठीक है। चांसेस की बात होती है। इन दिस मैथड ऑफ सैम्पलिंग एवरी यूनिट हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। देखो 100 में से कोई भी बच्चा आ सकता है, हर किसी को इक्वल चांस मिला है, कोई भी आ सकता है। इट इज़ नॉट एट द विल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर की मर्जी से नहीं, मैंने बोला ना 100 में से कोई भी आ जाओ, ठीक है। एज इन पर्पसिव सैम्पलिंग द मेन कंडीशन हेयर इज़ दैट ऑल द यूनिट्स शुड बी होमोजीनियस। देखो अब इसने जो मेन कंडीशन में बताई है वो बोला है कि सारे ही सारे क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। जैसे मैंने बताया आपको कि 100 स्टूडेंट्स की बात की है, ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट आ रहा है या कोई टीचर आ रहा है, नहीं। अगर 100 स्टूडेंट की बात की तो स्टूडेंट ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो रैंडम सैम्पलिंग में कुछ इन्होंने बता रखा है कि फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो हम कौन कौन से रैंडम सैम्पलिंग में कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं? लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड आप सबको पता है क्या होता है कि एक बाउल में मान के चलो आपने टिकट डाल दी है कि 100 से 1000 तक की काउंटिंग लिखी और आपने उसको एक बाउल में डाल दिया। अब लॉटरी मेथड से क्या कर रहे हो? आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है, भाई कोई भी नंबर आ जाता है। मान के चल रहे हैं कि किसी ने बोला नंबर 101 बोला है किसी ने,
ठीक है। तो अगर 101 निकलता है, जैसे वो करते हैं ना कमेटी खोलना कि अगर 101 नंबर निकला है तो आपको टोकन मिल जाता है, प्राइज़ जीतते हैं। आपको पता है ऐसी चीज़ें होती रहती है, लॉटरी मेथड होती है। जैसे कहीं कहीं मॉल्स में भी होता है कि आपने एक कूपन खरीदा, अगर वो कूपन में आपका नाम आ जाता है तो आपको प्राइज़ मिलता है, उसी टाइप का ये, ठीक है। तो द स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द होल यूनिवर्स एंड देन द नंबर ऑफ स्लिप्स आर ऑफ द सैम्पल मैग्नीट्यूड इज़ टू बी टेकन आउट। देखो मैंने आपको बताया, मान के चलो कोई कूपन मेथड है, आपको किसी शॉपकीपर ने बोला, मतलब बहुत सारे लोग हैं, 200-300 लोग हैं, और उन्होंने बोला भाई कूपन से सिलेक्ट किया जाएगा, 10 लोगों को इनाम मिलेंगे। तो 300 मेंबर्स के नाम डाले जाते हैं और रैंडमली भी कोई 10 जो स्लिप निकाली जाती है, और जो 10 स्लिप निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉटरी मेथड, ठीक है। तो एज डिस्कस अर्लियर, इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसने बता रहा है कोई एग्जांपल कि 2000 स्टूडेंट डाले, उसमें से कोई निकाला, तो वही वाली बात कही गई है, ठीक है। देन आता है सीक्वेंशियल लिस्ट। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना बेटा, सीक्वेंस वाइज बात की गई है कि आपने कोई भी नंबर सीक्वेंस में डाल दिया। सीक्वेंस जैसे कि मान के चलो ABCDEF इस सीक्वेंस में डाल दिया, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में डाल दिया, या फिर आपने ज्योग्राफिकल डालना है तो आपने डाल दिया कि भाई टॉप टू बॉटम है, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी देख रहे हो, इंडिया की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर देख रहे हो, तो ये सारा क्या है आपका सीक्वेंस, हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टू टेकन अ सैम्पल ऑफ 10 आउट ऑफ 1000, देन वी सिलेक्ट एनी आउट ऑफ 100 बाय लॉटरी एंड देन गो फॉर अदर्स। इफ़ वी टेक आउट 59 आउट ऑफ फर्स्ट 100, then 59, 159, 259, 959 will constitute the sample of 10 units। देखो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मान के चलो आगे के हर 10 बच्चे को छोड़कर, अगर हम ये बोलें कि मान लो हमने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, हमने बोला कि नंबर 1 से स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हर 10 बच्चे को छोड़ के चांस मिलेगा, कोई कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो जिसका रोल नंबर 1 होगा 100 स्टूडेंट में से, जिसका रोल नंबर 1 होगा हमने उसे सिलेक्ट किया 10 बच्चे छोड़ के, तो जिसका 11 रोल नंबर होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, जिसका 21 होगा उसे करेंगे, 31 होगा उसका करेंगे, 41 होगा तो उसका करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक सीक्वेंस हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चलना है, ठीक है। फिर आता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स ये मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसको जो बनाया था वो टिपेट्स ने बनाया था, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है टिपेट नंबर मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक टेबल बनाई जाती है, ठीक है, जो 4 टेबल्स होती है, 10400 ईच, इसमें वो होते हैं खाने होते हैं। ऑल द टर्म्स आर फर्स्ट पुट इन अ सीरीज, देन अ पेज फ्रॉम द टेबल इज टेकन आउट एंड द सीरियल नंबर ऑफ सैम्पल आर गॉट फ्रॉम द पेज। देखो ये जो टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर है, इसको टिपेट नंबर मेथड भी बोलते हैं, ये इतना पॉपुलर नहीं है, बहुत पुराना है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक टेबल बनाई जाती है, उसमें से कुछ सिलेक्ट किया जाता है। तो बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये किसने दिया था, टिपेट ने दिया था, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो रैंडम सैम्पलिंग हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि रैंडम सैम्पलिंग में हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट फ़ायदा है इजी मेथड है ना, कोई भी बुला ले 10 बच्चे, इजी मेथड है, इक्वल राइट, सबको इक्वल चांस मिल रहा है। टाइम एंड मनी सेव हो रही है। टाइम एंड मनी कैसे सेव हो रही है, आपने बोला था 100 बच्चों में से कोई भी 10 आ जाओ तो अपने आप ही आ जाते हैं, या हमने ही कोई सिलेक्ट कर लिया तो टाइम हमें इतना सोचना नहीं पड़ रहा किसको लूँ, किसको छोड़ूँ, किसको लूँ, तो टाइम और मनी दोनों सेव हो रही है। बायसनेस तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सबको इक्वल चांस दिया जा रहा है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, देखो अगर यूनिवर्स बहुत छोटा है तो इट कांट बी यूज। अगर सिर्फ 10 ही बच्चे सिलेक्ट करने हों मुझे, ठीक है, अगर किसी 10 बच्चों में से सिलेक्ट करने हो तो मैं क्या सोचूं कि मैं कहूँ कोई भी आ जाओ तो सारे के सारे ही आ जाएंगे, तो मुश्किल है। जहाँ यूनिवर्स छोटा हो, जहाँ मुझे डाटा कलेक्ट करना और वहाँ छोटे हो, तो वहाँ पे मैं ये सैम्पल मेथड यूज़ कर पाऊँगी। रैंडम सैम्पलिंग मेथड पॉसिबल कम है। देन सम इरेलीवेंट आइटम्स में क्रीप इनटू सैम्पल। देखो मेरे को हाइट ऑफ स्टूडेंट देखनी थी और मैंने कहा कोई 10 बच्चे आ जाओ, है ना, तो हो सकता है कि ऐसे ही बच्चे आ जाए जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इरेलीवेंट आइटम हो गई, क्योंकि देखा अरे यार सबकी हाइट ही 5.4 है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में नॉट गेट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। तो देखो क्या होगा कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि होमोजीनियस में से मैंने बुलाए हैं बच्चे 10, तो क्या होगा कि जो
डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो नहीं आएंगे। अभी मैंने बताया कि अगर मान के चल रहा मैं 10 बच्चों की हाइट नाप रही हूँ 100 में से, हो सकता है सारे के सारे सेम आ जाए, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, रैंडम सैम्पलिंग के फर्स्ट उसके बारे में पढ़ लिया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन आता है अभी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देखो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, देखो जो हमने भी पढ़ी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अभी है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। ये रैंडम सैम्पलिंग का ही जो है पार्ट है कि भैया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग में ही होती है, बट ये मिक्सचर है किस किस का, पर्पसिव सैम्पलिंग का भी और रैंडम सैम्पलिंग का भी। देखो पर्पसिव सैम्पलिंग किसके बेस पे होती है, इन्वेस्टिगेटर के, और रैंडम क्या होती है, जिसमें इक्वल चांस दिए जाते हैं। तो इसमें दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। कैसे, स्ट्रैटिफाइड में हम क्या करते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर हम स्ट्रैटिफाइड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं यूनिवर्स को, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना सेगमेंट में डिवाइड करना, ऐसे ही हम क्या करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग जो हमारे यूनिवर्स है, यानी कि जिसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है जिस एरिया की, उसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, स्ट्रैटिफाइड कर लेते हैं। फिर स्ट्रैटिफाइड करने के बाद उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मान के चलो कि मुझे देखने हैं 12th क्लास में मार्क्स देखने हैं बच्चों के, ठीक है, कि भाई किसके कितने मार्क्स आए हैं, मान के चल रहे हैं हम, मैं मान के मैथ्स में किसके बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। तो अब मैथ्स में मैंने क्या किया, मैथ्स में देखने हैं कितने मार्क्स आए हैं, होम साइंस में देखने, मतलब मान के चलो कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें मुझे मार्क्स देखने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एज अ इन्वेस्टिगेटर मैंने पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज़ किया, और सबसे पहले जो स्टूडेंट्स थे उनमें डिवीज़न कर दिया भाई कि अकाउंट्स वाले अलग हो जाओ, मैथ्स वाले अलग हो जाओ, ठीक है, इको वाले अलग हो जाओ, ऐसे सारे बच्चे अलग अलग हो गए। फिर उसमें से मैंने रैंडम सेलेक्ट कर लिए बच्चे कि हाँ भाई 5 बच्चे आ जाओ अकाउंट्स वाले, 5 बच्चे आ जाओ क्या बोलते हैं मैथ्स वाले, 5 आ जाओ इको वाले। अब क्या हो गया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया मार्क्स पता करने के लिए, सैम्पल देख रही हूँ ना मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उन्हें स्ट्रैटिफाइड कर दिया कि अकाउंट्स वाले अलग हो गए, मैथ्स वाले अलग हो गए, इको वाले अलग हो गए। अब उनमें से 5-5 बच्चों को बुला लिया, तो रैंडम सैम्पलिंग का भी यूज़ कर लिया और पर्पसिव सैम्पलिंग का भी यूज़ कर लिया। अब देखो इसमें क्या एग्जांपल दिया है, एज इन द एग्जांपल ऑफ फाइंड एवरेज हाइट एज स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास हैव लेसर हाइट दैन द ऑफ +2 स्टूडेंट्स। मैंने देखना था कि भाई जो 6th क्लास के बच्चों की हाइट है वो +2 के स्टूडेंट के बच्चों से कितनी कम होती है। तो मैंने डिवाइड कर दिया होल यूनिवर्स को फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मुझे देखना है कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों में हाइट में डिफरेंस होता है ना। तो मैंने पहले क्या किया, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के 12th तक के बच्चों को अलग अलग कर दिया, स्ट्रेटिफाइड कर दिया। फिर ईच क्लास वी विल गेट सैम्पल। अब उनमें से मैंने 10 मतलब मान के चलो 6th क्लास में से 5 बच्चों को बुला लिया, 7th में से बुला लिया, 8th में से बुला लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई एवरेज हाइट कितना फ़र्क आएगा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट की हाइट में, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एज इन द एग्जांपल टू फाइंड एवरेज हाइट एज स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास हैव लेसर हाइट देन दैट ऑफ +2 स्टूडेंट्स, वी डिवाइड द होल यूनिवर्स इनटू डिफरेंट क्लास फ्रॉम 6 to 12, ठीक है। 6th क्लास के बच्चे अलग, 7th के अलग, 8th के अलग, 9th के अलग, तो स्ट्रैटिफाइड कर दिया ना। और उसके बाद क्या किया, उनमें से बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड में ना हम 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड और एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का मतलब होता है परसेंटेज मेथड। मान के चल रहे हैं कि मेरे को 70 बच्चों की हाइट चेक करनी है, तो मैंने बोल दिया 10% बच्चे इधर आ जाओ, तो कितने बच्चे आ जाएंगे, 7 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। अगर 100 स्टूडेंट में से देखनी है हाइट, तो मैंने बोल दिया कि भाई 100 का 20% बच्चे इधर आ जाओ, तो 20 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है कि हम प्रोपोर्शन लगा देते हैं कि इतने ही बच्चे आएंगे, प्रोपोर्शन परसेंटेज लगा दी, ठीक है। तो इन प्रोपोर्शनेट मेथड वी टेक सैंपल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ क्लास। वी विल टेक सैंपल ऑफ 4 फ्रॉम अ क्लास ऑफ 40, 10% ले लिया, 5 ऑफ क्लास ऑफ 50, 10%, 7 आउट ऑफ 70, तो 10%। यार हमने क्या किया, हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया, कितना 10%, 20%, 30%, वो हमारी मर्जी। और डिसप्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, हम कितने भी बुला सकते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है कि अगर मुझे मान के चलो 50 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, मैंने कहा कोई भी 15 बच्चे आ जाओ, मैंने कोई प्रोपोर्शनेट नहीं किया कि 10% आओ, 20% आओ, नो, मैंने कह दिया 20 आ जाओ, 8 आ जाओ, 10 आ जाए, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। बट
जब हम प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करें चाहे डिसप्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करें, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे यूनिवर्स को हमारी यूनिवर्स की क्वालिटी को शो करे, क्योंकि हम सैम्पलिंग में यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो सैंपल हम बता रहे हैं, जो सैम्पलिंग हम शो कर रहे हैं यूनिवर्स में से, वो शो द क्वालिटी ऑफ होल यूनिवर्स, वो सारी क्वालिटी बता रहा है। अगर मैं कहूँ 50 में से 2 बच्चों की मैं हाइट देखूँगी तो क्या वो 50 में से 2 बच्चे एवरेज हाइट बता पा रहे हैं? सबकी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो भी मेथड हम यूज़ करें तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरे यूनिवर्स को शो करें, ठीक है। तो अब देखो इसके जो मेरिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे। इसका मेरिट्स हो जाएगा कि ये इजीली अंडरटेकन है, आराम से लिए जा सकते हैं। मोर यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेटिव, ज़्यादा यूनिट्स शो कर सकते हैं। देखो मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कितने सारे बच्चे हो गए ना इंक्लूड, तो मैंने क्या किया, मोर यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज बोथ द मैथड पर्पसिव एंड सैम्पल मैथड आर यूज, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम दोनों का यूज़ कर रहे हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग मैथड का भी और रैंडम सैम्पलिंग मैथड का भी, है ना। और द होल डाटा कैन बी डिवाइड इनटू होमोजीनियस यूनिट्स। देखो पहले तो होमोजीनियस यूनिट्स में डिवाइड किया। देखो पहले मैंने बताया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मार्क्स चेक करने हैं स्टूडेंट्स के, तो एक क्लास 11th के मैं मार्क्स चेक कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले वो जो थे वो होमोजीनियस नहीं थे, किसी के मैथ्स में ज़्यादा आए होंगे, किसी के इंग्लिश में, किसी के इको में, तो पहले मैंने क्या किया, स्ट्रेटिफाइड किया, अलग अलग बांटा। होमोजीनिटी दिखाई ना कि मैथ्स वाले अलग हो जाओ, मैथ्स में जितने बच्चे हैं मैथ्स वाले, अकाउंट्स वाले, इको वाले, तो सबको क्या किया मैंने अलग अलग किया, तो स्ट्रेटिफाइड किया। तो उसमें क्या हुआ, जो हेट्रोजीनियस बच्चे थे, अगर मैं बोलूँ कि जो जिनके मैथ्स में 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो अलग हो जाओ, तो वो अलग हो जाएंगे। अकाउंट्स में जितने आए हैं 90% से अबव वो अलग हो जाओ, तो क्या हो गया, होमोजीनिटी हो गई। पहले तो सारे एक साथ मिक्सचर था, ठीक है। अब इसकी डीमेरिट क्या है, इसका डीमेरिट ये है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटर को फैमिलियर होना चाहिए, जो भी मेथड वो यूज़ कर रहा है, मान के चलो ये मेथड यूज़ कर रहा है सर्टिफाइड, तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए ये मेथड मुझे कहाँ यूज़ करना है, जो यूनिवर्स में यूज़ कर रही हूँ। मान के चलो मैं 11th क्लास के मार्क्स ही देख रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसमें कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अकाउंट्स वाले हैं या इकोनॉमिक्स वाले हैं जिनकी परसेंटेज 90 से अबव गई है। तो कहने का मतलब यह है जो भी यूनिवर्स की मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ उससे मैं फैमिलियर हूँ, और जो डिवीज़न करना होता है यूनिवर्स को वो बहुत ईजी नहीं होता, ठीक है। कि अगर मैं बच्चों को, हमने 6th क्लास के बच्चों को अलग किया, 7th क्लास के बच्चों को अलग किया, तो यूनिवर्स को डिवाइड करना भी एक मुश्किल टास्क है। अगर यूनिवर्स ढंग से डिवाइड नहीं हो पाती है तो इससे बायसनेस आ जाती है। जैसे कि मान के चलो मैंने बताया कि मार्क्स देख रहे हैं, तो हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे हो जिनके मैथ्स में भी अच्छे हैं, अकाउंट्स में भी अच्छे हैं, इको में भी अच्छे हैं, तो उनको क्लासीफाई करना, डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो अगर यूनिवर्स बहुत छोटा है तो ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम थर्ड बात करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखो सिस्टमैटिक का मतलब है एक सिस्टम से चलना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस मैथड ऑल द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर अरेंज क्रोनोलॉजिकली। देखो हमने पहले भी पढ़ा था सीक्वेंस में भी कि क्रोनोलॉजिकल होते हैं, उसी की तरह है, बट इसमें तो कुछ मतलब ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वी आर अरेंज यूनिवर्स इनटू क्रोनोलॉजिकली, अल्फ़ाबेटिकली और ज्योग्राफिकली। इफ़ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज 1000, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि टोटल यूनिट्स जो है वो 1000 है एंड वी वांट टू सैम्पल ऑफ 50, देन वी प्रोसीड द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चल रहे हो तुम्हारे पास 1000 यूनिट्स है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन होगी और मुझे उसमें से कितनों का सैंपल लेना है, 50 का लेना है, तो मैंने क्या किया, 1000 को 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया, 1000 को 50 से डिवाइड। देखने वाली बात यह है कि टोटल यूनिवर्स कितना है, मान के चलो अगर यहाँ पे 2000 था, ठीक है, और अगर मुझे तब 50 लेने होते तो मैं 2000 को 50 से डिवाइड करती, तो यानी कि होल यूनिवर्स को जितना हम सैंपल लेना चाहते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है, अगर मैं इसको करूँ तो इसमें मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 40। इसमें अगर इसने 1000 से किया तो उसका कितना आ गया, 20। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने साइज ऑफ कॉम्पोनेंट लिखाया है वो कितना निकला है मेरा, 20। तो अब मैं क्या करूँगी, एक नंबर मैं खुद सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद 20 ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे आंसर मेरा 20 निकला है, 1000 में यूनिवर्स में से निकालना है। अगर मैं पहला नंबर सेलेक्ट कर लूँ 9, तो 9 के बाद जो 20 कॉम्पोनेंट्स आएगा, 9 के बाद ऑटोमेटिकली नंबर बनते जाएंगे, 9, 29, 49, ठीक है। 49 के बाद कितना बनेगा, 69, 69 के बाद 89, 89 के बाद कितना, 109, अपने आप बनते जा रहे हैं, ठीक है।
तो नाउ फ्रॉम द फर्स्ट 20 वी सिलेक्ट अ नंबर आर, एक नंबर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो आंसर आ रहा है, जैसे जो मेरा कंपोनेंट आया है, सिर्फ उसको ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है बेटा। तो इफ वी फर्स्ट यूनिट बियर्स सीरियल नंबर 7, अगर इसने सीरियल नंबर 7 लिया है तो 27, 47 ऐसे ऐसे नंबर बनते जाएंगे। कहाँ तक? लास्ट मुझे कितने लेने हैं? 50 सैम्पल तक। तो एंड जब तक 1000 नहीं आ जाता तब तक मैं उसको लेके चलूँगी। ठीक है। तो देखो इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। सिंपल मेथड है, बायसनेस नहीं है क्योंकि हमने तो कंपोनेंट्स निकाले उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। ईच यूनिट रिप्रेजेंटेटिव है। देखो जो भी यूनिट हमने सेलेक्ट किया वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, हमने कोई बायसनेस नहीं किया कि अपनी मर्जी से सिलेक्ट करिए, नो। डीमेरिट्स क्या है? अगर लार्ज यूनिवर्स है तो ये डाटा जो है वो सूटेबल नहीं हो सकता है मेथड, क्योंकि इसको अगर हम सीक्वेंस में डिवाइड करें, लार्ज नंबर को मान के चलो करोड़ यूनिट्स हैं या फिर मान के चलो आगे जाते हैं मिलियंस वगैरह में यूनिट्स जाते हैं, तो उनको सीक्वेंस में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ बाई चांस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द यूनिट्स आर सेम, नो रिजल्ट विल बी फाउंड। मान के चलते हैं जो 9 नंबर पे भी है, 29 पे भी, 49 पे, अगर सेम करेक्टरिस्टिक्स के हैं तो मेरी सारी मेहनत खराब। ठीक है। एट फर्स्ट यूनिट इज टेकन एट रैंडमली, और बाकी तो अपने आप ही सिलेक्ट होती जाती है। देखो हमने फर्स्ट यूनिट ही रैंडमली ले ली कि 6 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, बाकी यूनिट का तो रिजल्ट अपने आप ही निकला जा रहा है। तो जो मेथड यूनिट हो रहा है वो रैंडमली तो सिलेक्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक ही मेथड मैंने यूज़ किया, बाकी तो कंपोनेंट से ही निकलते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। देखो बेटा समझने वाली बात है, वर्ड क्या है? मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तो उसे मल्टी स्टेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि मान के चलो कि आपको देखना है कि होल कंट्री में कितनी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, होल कंट्री में कितनी यूनिवर्सिटी है, टोटल यूनिवर्सिटी, तो निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल यूनिवर्स निकालने के लिए देखेंगे कि हाँ भाई होल यूनिवर्स में से हमने देखनी, वो एक पूरी कंट्री में से मुझे देखनी है कि कितनी यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने ये मान के चलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी क्या है किसी कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ की। तो पहले मैंने कंट्री लेवल पे देख रही हूँ, फिर उसके बाद जब मैंने कंट्री लेवल पे देखा फिर उसके बाद मैं उसको डिवाइड करूँगी यूनिवर्सिटीज़ को स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे देखूँगी कि भाई कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। फिर स्टेट के बाद मैं देखूँगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी कितनी है जो मतलब अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो पहले क्या हुआ, सबसे छोटा लेवल कौन सा आ गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आ गया स्टेट लेवल, फिर आ गया पूरा कंट्री लेवल। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर स्टेज वाइज चल रही हूँ। तो इसी को, क्योंकि जब हम यहाँ पर स्टेजेस करते हैं, एक से ज़्यादा स्टेज यूज़ कर रहे हैं कि भाई पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा, फिर स्टेट लेवल पे देखा, फिर पूरी कंट्री पे देखा। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट से क्या बनता है? स्टेट, और स्टेट से क्या बनती है? कंट्री बनती है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसमें मल्टी स्टेज टास्क फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। In this case random sampling is undertaken, the sampling is performed 3 or 4 times। ठीक है, पहले मैंने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले, फिर स्टेट पे, फिर पूरी होल कंट्री पे। तो यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू सम क्लस्टर्स फ्रॉम विच थ्रू सैम्पल्स कैन बी ड्रॉन फॉर सम क्लस्टर। देखो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे मुझे डिवाइड करने की जरूरत है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑटोमेटिकली डिवाइड है, स्टेट लेवल हो गया, कंट्री लेवल हो गया, कंट्री लेवल पे आ गए हम। तो क्या कर रहे हैं कि क्लस्टर यानी कि जो ऑटोमेटिकली है, मैंने उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख रही हूँ, स्टेट लेवल पे देख रही हूँ, फिर कंट्री लेवल पे देख रही हूँ। अगर मुझे पता करना है कि वर्ल्ड में कौन एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इसने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज वी वॉन्ट टू नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन एंड लैंड होल्डिंग पैटर्न ऑफ केन ग्रोवर्स, शुगर केन ग्रोवर की बात करें यूपी में, तो हमने यहाँ पे लिया है 50 डिस्ट्रिक्ट लिया है और 350 शुगर फॉर्म्स लिए है। ठीक है, लिए हमने क्या 50 डिस्ट्रिक्ट हैं और कितनी शुगर फॉर्म्स हैं? 350। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे हम क्या करेंगे, 50 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेंगे और उस 50 डिस्ट्रिक्ट में रैंडम मेथड यूज़ करके 10 सेलेक्ट कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया कि अगर मैं देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हायर एजुकेशन दी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट पे ना जाके हमने उसमें से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर स्टेज 2 में क्या करेंगे, वी पुट द स्लिप ऑफ ऑल द फर्म, जो 10 हमने ली है, सिलेक्ट किया है ना 10 फर्म, एंड टेक आउट रैंडमली 3 फर्म्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में से कितनी फर्म ले ली? 3, तो टोटल फर्म मेरे पास कितनी आ गई? 30। तो सेकेंड स्टेज आ गई। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ,
फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ईच फर्म वी रैंडमली पिक अप द 10 केन ग्रोवर्स, जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं उनमें से हमने 10 को सिलेक्ट कर लिया। आउट ऑफ देयर ऑल केन ग्रोवर्स नाउ देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ ओनली 30 to 10 300 केन ग्रोवर्स विद अस हुज डाटा विल बी प्रिपेयर्ड एंड अलग। अब मुझे क्या करना है, उनके ही डाटा देखना है। देखो मैंने क्या किया कि मुझे 50 डिस्ट्रिक्ट मिले थे, 350 फॉर्म्स मिली थी। अब मेरी मर्ज़ी थी कि मुझे क्या करना है कि मुझे सैम्पल सेलेक्ट करना है। तो मैंने 50 डिस्ट्रिक्ट में से 10 को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। फिर उस 10 में से मैंने बोला कि जो भी 10 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कोई भी 3 फॉर्म मैंने सेलेक्ट कर ली, तो मेरे पास टोटल 30 फॉर्म्स आ गई। उस 30 फॉर्म में से मैंने बता दिया कि भाई 10 केन ग्रोवर, जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं फॉर्म्स जो शुगर केन का काम करते हैं, उनको करना है। तो 30 into 10 तो 300 केन ग्रोवर्स विद अस, जो हमारा डाटा कलेक्ट करने के लिए अब मेरे को कितने 300 केन ग्रोवर्स का ही सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। तो हेयर वी फाइंड 3 स्टेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग नोन एज मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा हमने स्टेजेस की है सैम्पलिंग के। तो एज एरिया विल बी फार फ्लफिंग मेल क्वेश्चनर मेथड विल बी सूटेबल। तो वो उसकी मर्जी हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? तो देखो सबसे बड़ा मेरिट तो ये है कि इससे लार्ज एरिया कवर हो गया। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मुझे इंक्लूड करने थे वो कम हो गए हैं। फ्लेक्सिबल मेथड है कि मान के चलो मैंने अभी बोला कि 10 सेलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट्स, हो सकता है मैं 12 कर लूँ, हो सकता है 9 कर लूँ, ठीक है। फिर इसके बाद डीमेरिट्स देखो, इफ़ लार्ज एरिया इज़ अंडर कंसिडरेशन रैंडम सैम्पलिंग विल टेक प्लेस एट मैनी स्टेज एंड हैंस लेस एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर में नॉट फाइंड ईजी टू डू। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर की नीड होगी जो ये स्टेजेस को हैंडल कर सके, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। वी कैन यूज़ सिंगल स्टेज रैंडम सैम्पलिंग टेकिंग ऑल द यूनिट्स एट लोवेस्ट लेवल। और अब उसने बताया कि अगर हम बिल्कुल लोअर लेवल पे जाए तो हम एक सिंगल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। एंड में तो हम वही कर रहे हैं ना कि 30 जो हमारे टोटल सैंपल निकला है 300, अब हम उसके ऊपर ही सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एट द लास्ट हम सिंगल स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेटा हमने पढ़ा है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जो कि हमने पढ़ा था कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? पर्पसिव सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग मेनली इन्वेस्टिगेटर के कन्वीनियंस से रिलेटेड है, और रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इक्वल चांसेस दिए जाते हैं ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स को, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आप मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा टफ टॉपिक है कि आपको ये वीडियो क्लियर नहीं हो रही, तो हम इसकी एक बार रिवीजन और कर लेंगे। थैंक यू।